हमने ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है वो क्या होता है, ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। आज की हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की जो ईएमएफ इक्वेशन है उसको हम किस तरीके से डेराइव करते हैं। जैसा कि आप शीट में फाइल देख पा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन हमको निकालनी है, तो ये ट्रांसफार्मर का हमारा सिंपल जो फॉर्म है वो दिखाई गई है। इसमें प्राइमरी कुंडली है, प्राइमरी सेकेंडरी कुंडली है। प्राइमरी में ये दिस इज़ प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज़ सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो N1 है, सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं N2 है। प्राइमरी में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो E1 है और सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो E2 है। V1 सप्लाई वोल्टेज है, V2 आउटपुट वोल्टेज है, I1 जो है इनपुट करंट है और I2 जो है लोड करंट है, या फिर हम कह सकते हैं आउटपुट करंट है। जो फ्लक्स की वैल्यू है वो फाई है, जो कि ट्रांसफार्मर में बह रहा है, ट्रांसफार्मर कोर में फ्लो हो रहा है। प्राइमरी कुंडली में जब हम V1 वोल्टेज अपन अप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज, और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की वोल्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो प्राइमरी जो वाइंडिंग है उसमें जो धारा है वो IM प्रवाहित होगी। IM जो होती है वो मैग्नेटाइजिंग करंट है, जो कि कोर में चुंबकत्व पैदा करने का काम करती है या कोर में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है। इस धारा के कारण कोर में जो है वो अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो है प्रोड्यूस होता है, और जो कि दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, देखिए आप, ये जो फ्लक्स है ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों से लिंक हो रहा है। ये जो है ये जो फ्लक्स है, अब ये फ्लक्स जो है प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक होगा, तो जो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा जो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल के कारण उसकी वैल्यू E1 होगी, और N2 में जो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा उसकी वैल्यू E2 होगी, सेम फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल की वजह से। अब हम देखते हैं इस फ्लक्स को, जो फ्लक्स है वो साइनसॉइडल होता है, जो फ्लक्स है वो साइनसॉइडल होता है, तो उसकी हम वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, इस तरीके से इसकी वैल्यू को लिखा जा सकता है, जहाँ पे जो फाई एम है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स है। ओमेगा को हम 2 पाई एफ लिख सकते हैं, वेयर एफ इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई वोल्टेज, तो फाई की वैल्यू आ जाती है हमारे पास फाई इक्वल टू फाई एम साइन 2 पाई एफ इंटू टी। जो ईएमएफ इंड्यूस है, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है जो ईएमएफ इंड्यूस की जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस होगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल है, उस आधार पर हमने ये फॉर्मूला लिखा है। ये हो जाता है हमारे पास माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, तो फाई की वैल्यू हम लिख देते हैं फाई एम साइन ओमेगा टी, फाई की जगह हमने क्या लिख दिया, फाई एम साइन ओमेगा टी। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एन 2 पाई एफ फाई एम कॉस 2 पाई एफ टी। ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि 2 पाई एफ फाई एम एन, इस माइनस को, ये जो माइनस यहाँ पे लगा हुआ है स्टूडेंट्स, इस माइनस को हम कॉस के अंदर ले जाएंगे, और साइन, इसको हम अंदर ले जाते हैं माइनस को, तो माइनस को जब हम अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाता है साइन 2 पाई एफ टी माइनस पाई बाई 2। इसकी जो वैल्यू होती है साइन 2 पाई एफ, वो यही होती है माइनस कॉस 2 पाई एफ टी। इस माइनस कॉस 2 पाई एफ टी को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 2 पाई एफ टी माइनस पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद जब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो ई इक्वल टू आ जाता है हमारे पास ई एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ साइन ओमेगा टी, इसको ओमेगा देंगे 2 पाई एफ टी को ओमेगा टी लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 2। अब जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है उसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2 पाई एफ एन इंटू फाई एम, ये आ जाती है।
जब हम इंड्यूस ईएमएफ है उसकी आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो आरएमएस वैल्यू है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट अल्टरनेटिव क्वांटिटी अपॉन √2। तो हमने ये कर दिया 2πf/n/m अपॉन √2। तो हमारे पास फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 4.44 f/m × n वोल्ट। इस तरीके से हमें देख सकते हैं कि जो RMS value of the induced EMF in the primary or secondary winding is given by this formula 4.44 f/m × n वोल्ट। अब चूंकि प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या n1 है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो दिया जाएगा हमें E1 से, जो कि यहाँ पे बताया गया है। E1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4.44 f/m × n1। और इसी तरीके से जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास E2। उसकी जो आरएमएस वैल्यू है वो हो जाएगी E2 इक्वल टू 4.44 5m f × n2। जब हम सेकंड इक्वेशन में पहली का भाग दे देते हैं तो हमारे पास आ जाता है n2/n1। n2/n1 आ जाता है। जब द्वितीय कुंडलन खुला परपथ है, मतलब जब सेकेंडरी जो वाइंडिंग है वो ओपन रहेगी, तो उस केस में क्या होगा, कोई भी करंट सेकेंडरी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यदि ये वाइंडिंग ओपन है तो उस केस के अंदर कोई भी करंट I2 की वैल्यू का 0 होगी ओपन सर्किट में, तो E2 की वैल्यू जो है V2 के बराबर हो जाएगी। E2 की वैल्यू V2 के जब बराबर हो जाएगी तो हम इसको लिख सकते हैं, और E1 इसलिए V2 के बराबर होगा, प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा कम होती है। ओपन सर्किट के अंदर क्या होता है कि जो धारा है वो बहुत कम ली जाएगी ओपन सर्किट के अंदर, जब कोई भी लोड नहीं है ट्रांसफार्मर पे, तो प्राइमरी से भी धारा बहुत कम ली जाती है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो लगभग V1 के, तो हम E1/E2 की जगह V2 और V1, इस तरीके से V1/V2 जो वैल्यू हो जाएगी वो N1/N2 के बराबर। इस तरीके से हमें देखते हैं कि इस तरीके से हमने जो EMF इंड्यूस ट्रांसफार्मर में जो EMF इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें एक टर्म डिफाइन की जाती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है उसकी वैल्यू दी जाती है N2/N1 से। हमेशा आप ये बात याद रखें कि जो ट्रांसफॉर्मर रेशियो रूपांतरण अनुपात उसको K से लिखा जाता है और इसको N2/N1। दैट मीन्स सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उसमें यदि प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स का भाग दे दिया जाए तो हमको K की वैल्यू का पता लग जाएगा। अब चूंकि N2/N1 जो है वो E2/E1 के बराबर है, इसलिए हम जो K की वैल्यू है वो दे सकते हैं N2/N1 = E2/E1। इसी तरीके से एक सेकंड टर्म डिफाइन की जाती है ट्रांसफार्मर के अंदर जिसको अपन बोलते हैं टर्न्स रेशियो। टर्न्स रेशियो जो है वो ट्रांसफार्मर रेशियो का जस्ट अपोजिट होता है। तो टर्न्स रेशियो की वैल्यू दी जाती है हमारे हमको N1/N2 से दी जाती है, जिसे हम E1/E2 भी कह सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं I2/I1 के बराबर भी लिख सकते हैं। इस तरीके से ट्रांसफार्मर के अंदर दो टर्म डिफाइन की जाती हैं, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और एक टर्न्स रेशियो। इन दोनों को डिफाइन हम आइडिया ऑफ लीकेज रिएक्टेंस, ट्रांसफार्मर के अंदर लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है और वो कैसे जो है हम ट्रांसफार्मर के एक्चुअल ट्रांसफार्मर के अंदर कैसे हम उसको पिक्चर में लाते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।